दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको एक ही वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 50 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर बता दिए, 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर बता दिए। ओके, तो इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। ओके, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। ओके, टॉप दोस्तों 30 में क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। तो पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, यद्यपि NH3 तथा H2O में अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, समझाइए। देखिए क्या है, जो आपका अमोनिया है और जल है, दोनों की जो ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी है, लेकिन जबकि जल में आबंधन कोण अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको पूछा जा रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अमोनिया NH3 में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जबकि H2O में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म होते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, जल में के अणु होता है उसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जबकि आपके अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु है केवल एक एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ओके, तो जल में ऑक्सीजन पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होने के कारण आबंध युग्मों में अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बंध कोण अधिक संकुचित हो जाता है। अधिक प्रतिकर्षण होने से, अब जल में क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है, तो उनके जो इनके प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो ये क्या है, बिल्कुल स्पार्श हो जाएंगे, पास में आएंगे। ओके, जबकि अमोनिया में क्या होता है, एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये संकुचित नहीं होता है। इस कारण जल में आबंधन कोण अमोनिया की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, बस इधर इसका मेन आंसर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण हो रहा है। जल में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, अमोनिया में एक ही है, इसलिए जल का क्या है, आबंधन कोण कम हो जाता है अमोनिया की अपेक्षा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोडियम को एक प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व क्यों माना गया है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1 स्पार्श लिखेंगे, तो यह क्या सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देता, क्योंकि देखिए 2 8 है तो 2 8 से अपने संतुष्ट है, एक उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से क्या है, किसी को भी चाहिए दे देता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सरलता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या है, Na+ आयन बना लेता है। सोडियम Na+ आयन में नाभिकीय आवेश अधिक होता है, तो इसलिए सोडियम, देखिए आप यहाँ से देख भी सकते हैं, प्रोटॉन संख्या 11, ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होने के कारण सोडियम क्या है, प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और तुरंत ये क्या अपना धनायन बन जाता है, इसलिए क्या है, ये प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एरोमेटिकता को रासायनिक समीकरण से समझाइए। एरोमेटिकता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो देख लेते हैं। एरोमेटिकता क्या है, कुछ कार्बनिक पदार्थ और इनके व्युत्पन्न कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले हैं, इन यौगिकों की ये विशेषता क्या है, एरोमेटिकता कहलाती है। जो एरोमेटिक के बारे में बताया जा रहा है, 2 लाइन परिभाषा। ओके, एरोमेटिकता के संबंध में केल एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे एकेल का नियम कहते हैं। केल ने नियम प्रस्तुत किया, जिसे एकेल का नियम कहते हैं। इसके अनुसार वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनके चक्र में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, और जहां जिसका मान क्या है, 0 1 2 इस प्रकार से हो सकता है। अतः जिन समतलीय चक्रीय यौगिकों में यह सब आपके दिए हुए हैं पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके एरोमेटिक गुण क्या होते हैं, पाया जाता है। जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, इन सब में आपको एरोमेटिक गुण पाया जाता है। तो ये आपको क्या है, इसके माध्यम से समझाया जा रहा है। तो एरोमेटिक की परिभाषा और उस उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से दीजिए। तो बहुलीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयुक्त हो। बहुलीकरण में क्या होता है, बहुत सारे अणु मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं। ओके, तो ये बताया जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, बड़ी संख्या में एक सरल अणु आपस में संयुक्त होकर क्या उच्च अणु भार वाला बृहद अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। ओके, बहुलीकरण यानी बहुत सारे कण मिल जाए। ओके, बहुलीकरण इस प्रकार से याद रखिए, यानी इसमें क्या होता है, एक सरल अणु तो बड़ी संख्या में क्या संयुक्त होकर कई सारे मिलकर एक क्या उच्च अणुभार वाला जो अणु बना लेते हैं, वो बहुलीकरण कहलाता है। सरल अणुओं का क्या एकलक और नए बने अणुभार वाले पदार्थ को क्या बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एथिलीन है, एथिलीन से जब कई सारी एथिलीन से बनकर क्या बना, पॉलीथीन। जो पॉलीथीन आप देखते हैं, तो कई सारी एथिलीन के अणु मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, तो पॉलीथीन क्या बहुलक है। बिनाइल क्लोराइड से क्या पॉलीबिनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, और रासायनिक समीकरण के माध्यम से बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर लिखिए। तो ऑक्सीकरण और संयोजकता में आपका अंतर दिया हुआ है। ऑक्सीकरण क्या है, किसी अणु आयन में उपस्थित परमाणु पर आवेश की संख्या ऑक्सीकरण कहलाती है,
संयोजकता क्या है, यह इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है जिसे कोई परमाणु दे सकता है अथवा क्या ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है। और जो ऑक्सीकरण होती है परिवर्तनशील होती है, जबकि संयोजकता इसका मान क्या होता है, किसी भी जो आपका तत्व होता है उसका संयोजकता फिक्स होती है, ऑक्सीकरण क्या बदलती रहती है। ओके, कई सारी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। जैसे इसका मान ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या का, जबकि इसका मान सदैव क्या है, पूर्णांक में धन या ऋण आवेश में रहित होता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक कल में अंतर। तो आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, इसमें एनोड धन ध्रुव और कैथोड क्या ऋण ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड क्या धन ध्रुव, इसमें उल्टा होता है। फिर विद्युत अपघटनी सेल, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे जाते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में रखे जाते हैं। ओके, भिन्न भिन्न पन्ने में रखे जाते हैं। तो ये ओके, अब जो विद्युत अपघटनी सेल में क्या है, एक ही बर्तन है उसी में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाने के लिए अलग अलग बर्तन लिए जाते हैं। ओके, आयन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर क्या विसर्जित होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में आयन केवल क्या कैथोड पर विसर्जित होते हैं। नेक्स्ट हमारा नाभिक स्नेही को उदाहरण से समझाइए और क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही को उदाहरण से समझाइए। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तैयार करके आपको रखना है। तो आपका दिया 2 नंबर में मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो तैयार कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, वे अभिकर्मक जिनको क्या इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी प्रेम, इलेक्ट्रॉन से जिन्हें प्रेम हो, यानी इलेक्ट्रॉन से जो बंधुता बनाए, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करें, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। सिंपल है, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता हो वो अधिक होती है, वो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही में जिनकी बंधुता क्या है, धनावेश यानी नाभिक के प्रति होती है, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और इनके आपको थोड़ा उदाहरण बस आपको तैयार करने पड़ेंगे। 2 नंबर के लिए आपको महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में क्या है, दोनों एक साथ पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर में अलग अलग पूछ लिया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वार्न हेवर चक्र के उपयोग लिखिए। तो वार्न हेवर चक्र के क्या उपयोग है, ये 3 उपयोग दिए। पहला तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना करने में, दूसरा क्रिस्टल जालक की जालक ऊर्जा की गणना करने में, तीसरा है आपका क्रिस्टल जालक की संरचना का अध्ययन करने में। ये वार्न हेवर चक्र के उपयोग पढ़ लीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में इस बार से क्वेश्चन आ चुका है कि NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों है। 2 अणु है, NH3 और NF3 है, इसमें किसका द्विध्रुव आघूर्ण है और अधिक है, तो क्यों है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ है, NH3 में अणु का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण से क्या अधिक होता है। किसका अधिक होता है, NH3 का, किसकी तुलना में NF3 से ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है। रीजन आपको बताना है। तो N और F यानी आपका जो नाइट्रोजन है और आपका फ्लोरीन है, परमाणु के विद्युत ऋणात्मक में अंतर होता है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु के अंतर के क्या बराबर होता है। अब इसके बाद बताया जा रहा है आपका, मैंने आपका यहाँ अगली वाली लाइन में आंसर है कि द्विध्रुव आघूर्ण अधिक क्यों होता है, क्योंकि जो आपका अमोनिया है जिसमें जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बंध बन रहा है वो समान ही दिशा में बनता है, एक ही दिशा में बनता है, जबकि NH3 में जो आबंध गुण बनता है वो विपरीत दिशा में बनता है, इसलिए NH2 द्विध्रुव आघूर्ण क्या ज्यादा होता है। ओके, तो इसके डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह समयावता, इसके बाद स्थान स्थिति समयावता या स्थान समयावता कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखना है। क्रियात्मक समूह समयावता और स्थान समयावता दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, प्रीवियस में कई बार इस पर क्वेश्चन आया आपका, क्रियात्मक पूछा गया कई बार, कई स्थान पूछा गया है, तैयार करके रखिएगा। पहले क्रियात्मक समूह समयावता उदाहरण से आपको तैयार कर लेना है। जब समान अणुभार वाले 2 या अधिक यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो यह क्या क्रियात्मक समूह समयावता कहलाती है। जब समान अणु सूत्र वाले 2 या अधिक यौगिक अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो वह क्या क्रियात्मक समूह समयावता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं तो C3H6O के 3 क्रियात्मक समूह आपके दिए हुए हैं, प्रोपिनॉल, एल्डिहाइड, एसीटोन है, ओके, एल्किल, आपका एल्कोहल दिया हुआ है, तीनों आपको तैयार करके रखने हैं। इसके बाद दोस्तों स्थिति समयावता क्या है कि जब समान अणु सूत्र वाले यौगिक में कार्बन परमाणु की श्रृंखला एक जैसी हो, यानी परंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, ऐसी संयोजकता को हम क्या है, स्थिति संयोजकता या फिर स्थान संयोजकता कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, C3H7Cl के 2 संयोग भी ये दोस्तों दिए हुए आपकी स्थिति समयावता के उदाहरणों के 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, ये स्थिति समयावता है आपका। ओके, स्थिति के तो यहाँ देख सकते हैं परमाणु की जो श्रृंखला है वो तो सेम है, लेकिन जो उसमें क्रियात्मक समूह वो क्या अलग है, उसने स्थिति बदल दी है, तो आपकी स्थिति समयावता कहलाता है। नेक्स्ट अब देख लीजिए, इस बार से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जैसे आपका दे दिए जाए आपको इन चीजों को, इन सबकी क्या है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसमें आपको क्या है सल्फर की निकालनी है, ऐसी ऑक्सीकरण निकालनी है सबकी। ओके, तो देख लेते किस बार से निकाला। जैसे आपका H2SO4 है, इसमें S की आपको क्या है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो पहले तो देखिए आपको क्या है, देखिए 2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 आगे लिख लिया, सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन हो गए, इस प्रकार से हो गए, इक्वल में 0 रख के आपको चलना है। इसके बाद आपको हाइड्रोजन की +1 पता है, देखिए जिसकी आपको फाइंड करनी है उसको आपको x मान कर चलना है, जिसको S की सल्फर की प्राप्त करनी है x मान कर चलेंगे।
हाइड्रोजन की हमारी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, ओके, ऑक्सीजन की -2 होती है। बस इसको मतलब जो हमें जो फाइंड करनी है उसके अलावा जो दी है उनके हमें पहले पता होनी चाहिए नॉर्मल, ओके। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या +6 आ जाती है हमारी। सेम इसी बार से आपका ये दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है ये भी, संयोजकता से आप क्या समझते हो, इसके प्रकार बताइए, प्रकाशीय संयोजकता को समझाइए। लेकिन सबसे पहले इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रकाशीय संयोजकता से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रियात्मक संयोजकता और स्थिति संयोजकता है, जो आपको तैयार करना है। तो देख लीजिए संयोजकता आपको क्या होती है, तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक अथवा रासायनिक या दोनों प्रकार के गुण भिन्न होते हैं, समावी कहलाते हैं। ये ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, तो या उनके फिर भौतिक या फिर उनके रासायनिक या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों, उनके जो गुण है वो भिन्न होते हैं, वो आपके समावी कहलाते हैं। और इस पर एक बार जो घटना होती है इसे हम क्या संयोजकता कहते हैं। संयोजकता आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी संरचनात्मक संयोजकता, एक आपकी त्रिविमीय संयोजकता, ओके। तो ये आपका हो जाए संयोजकता और उसके प्रकार। इसके साथ ही हमसे क्या है, प्रकाशीय संयोजकता पूछी जा रही है। तो प्रकाशीय संयोजकता क्या कहलाती है, यह एक त्रिविमीय संयोजकता है जो असममित यौगिकों में पाई जाती है। इसमें संयोगियों के प्रकाशिक गुण भिन्न होते हैं। तो जो समायोगी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है तो उसे क्या दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। जो समायोगी समतल के ध्रुवित प्रकाश के तल के को घड़ी की दिशा में को विपरीत दिशा में घुमाता है उसे वाम ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। और इसे इस बार से प्लस और माइनस सेम क्या दर्शाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने का, आपको प्रयास करना है। लेकिन मैंने आपको संयोजकता क्या कहलाती है, ओके, वो आपको तैयार करना है, उसके प्रकार, साथ ही क्रियात्मक संयोजकता, स्थिति संयोजकता, ये आपको क्लियर रखना ही, ओके। इसका नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट है। तो सजातीय श्रेणी आपकी क्या होती है, समान लाक्षणिक मूलक वाले सदस्यों को बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या घटते हुए अणुभार के क्रम में या फिर घटते हुए अणुभार के क्रम में हम बनाई गई श्रेणी को हम क्या है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, समान लाक्षणिक मूलक वाले सदस्य बढ़ते हैं, जिसमें हम क्या है, बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या फिर घटते हुए अणुभार के क्रम में उन्हें जमाते हैं, श्रेणी के रूप में जमाएं, उस आपका सजातीय श्रेणी। उदाहरण के लिए जैसे हमारे एल्कोहल की श्रेणी है, तो एल्केन श्रेणी आपकी रहती है। एल्कोहल की आपकी ये श्रेणी है, जैसे मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपेन ब्यूटेल एल्कोहल। सिंपल है, मैथ में क्या है आपका 1 कार्बन, मैथ में 1 कार्बन, आपके एथ में 2 कार्बन, प्रोपेल में आपके 3 कार्बन, ब्यूट में आपके 4 कार्बन, पेंट में आपके 5, इस प्रकार से। तो मैथिल एल्कोहल है तो सब में OH तो समूह जुड़ेगा, OH समूह जुड़ना है, एल्कोहल की पहचान हो जाती है। मैथिल है तो आपका CH3, एथिल है तो आपका CH3CH2 होगा, यानी C2H7 हो जाएगा, इस टाइप से उसको लिख दिया विस्तार से। तो ये आपकी एल्कोहल की श्रेणी दी गई है। तो आप समझ गए सजातीय श्रेणी क्या है, तो आपको ये तैयार कर लेना, सिंपल है। फिर इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। देखिए श्रेणी का प्रत्येक सदस्य सजात कहलाता, सजात कहलाता, प्रत्येक श्रेणी के जो सदस्य आपका एक सजात कहलाएगा। इसमें पूछो कि एल्कोहल की श्रेणी है, इसमें मैथिल को क्या है, तो एक सजात हो गए। इस प्रकार श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी जो श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं एक समान सूत्र हम बनाएं उससे प्रदर्शित कर पाएंगे, ओके। जैसे मैं आपको इसे बताऊं तो इसका क्या बन सकता है आपका CnH2n+1 OH, इस बार से आप क्या समान सूत्र बना सकते हैं, ओके। तो जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं CnH2n+1 आपका OH समूह तो जुड़ा है अल्कोहल के दर्शाने के लिए, इस तरह से, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो आपकी हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 1 5 हो जाएगी, इस प्रकार से। फिर इसको विस्तार करके रख दिए गए, तो एक सूत्र द्वारा आप क्या इन चीजों को दर्शा भी सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है आपकी दूसरी विशेषता में, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के कोई 3 लक्षण बताइए या गुण बताइए। तो आयनिक यौगिकों के लक्षण आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल अणुओं से न बनकर धनावेश या ऋणावेश आयनों से बने होते हैं। दूसरा है कि इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा, आयनिक यौगिक जल एवं अन्य ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या अघुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट याद करके रखिएगा, आयनिक यौगिकों के लक्षण कहा जाए या विद्युत संयोजक के गुण कहा जाए, ओके। आयनिक का मेन आपका पूछा जाता है, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयनिक बंध बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझाइए। आयनिक बंध बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। तो पहला है कि उदासीन परमाणु से संबंधित आयनों एवं ऋणायनों की बनने की सरलता। दूसरा है धनायनों एवं ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि। तीसरा है रासायनिक आबंध, निम्न आयनिक एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि वाले तत्वों के बीच क्या सरलता से बनने। तो ये आपकी क्या परिस्थितियां हैं, तो इन्हें आपको तय करना है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी काप के नियम को ध्यान से समझाइए। तो आपके यहाँ 2 नियम है, एक मार्कोनी काप का नियम है, एक आपका एंटी मार्कोनी काप का नियम है। दोनों नियमों को तैयार करके रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मार्कोनी काप का नियम क्या है, असममित एल्कीन के युग्म बंध पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कारण परमाणु पर जाता है जहां न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं।
ओके, मतलब यहाँ से जहाँ न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु होंगे वहाँ आपका क्या है, आपका समूह जुड़ेगा। ओके, क्रियात्मक समूह जुड़ता है, तो ये आपका यहाँ बताया जा रहा है। जैसे प्रोपीन पर HBr के योग से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से मैंने दिया हुआ है सेम आपको पेपर में यही लिखना है, अगर मार्कोनी कप का नियम आपसे पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर में 3-4 साल पहले आपका ये भी आया था, फीडल-कॉप्ट का एल्कीनीकरण समीकरण। ओके, तो इसे देख लेते हैं, फीडल-कॉप्ट का एल्कीनीकरण। तो फीडल-कॉप्ट अभिक्रिया क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में कार्बनिक अभिकारक मिलाने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है तथा बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्या है, फीडल-कॉप्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपका ये क्लास 4 फीडल-कॉप्ट अभिक्रिया, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से, ताकि तैयार कर लेना है। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ आपका क्या लिया गया, बेंजीन लिया गया। क्रिया कैसे कराएगी, CH3Cl से कराई गई है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तुम्हें टाइलुइन मिल जाता है। ओके, ये बेंजीन का व्युत्पन्न आपका टाइलुइन मिल गया है, तो ये आपकी क्या फीडल-कॉप्ट अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीकारक व अपचायक के उदाहरण के साथ आपको समझाना है। पहले ऑक्सीकारक क्या है, वही अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, अर्थात उसके ऑक्सीकरण की अंग में वृद्धि करता है, आपका ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सभी क्रिया में आपका देखिए सोडियम और क्लोरीन क्रिया होती है, नमक आपको बनता है, NaCl बनता है। तो यहाँ आपका जो क्लोरीन ऑक्सीकारक है और आपका सोडियम क्या है, ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि करता है। अपचायक देख लेते हैं, वह अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है, आपका क्या है, यानी ऑक्सीकरण के जो अंक है उनमें कमी करे, तो वो आपका क्या है, आपका अपचायक कहलाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ सोडियम क्लोरीन की आपकी क्रिया हो रही है, तो आपका सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, तो इसमें अब Na है, अब वो आपका अपचायक कहलाएगा, क्योंकि वो क्या है, क्लोरीन के जो ऑक्सीकरण है अंक है उनमें क्या कमी कर रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसे भी आप क्या है क्लास 12 में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी आप यहाँ तैयार करके रखना, शॉर्ट में आपको पढ़ लेना है। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव उस धातु की प्रकृति तथा विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रॉन विभव का मानों की तुलना करने के लिए इनके इलेक्ट्रोड विभव के मानक पारिस्थितिक के निर्धारित किए जाते हैं। तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस बार से मैंने अभी आपको क्रियात्मक संयोजकता और आपको स्थान संयोजकता बताया, सेम इस बार से श्रृंखला संयोजकता भी इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लीजिएगा। आपको श्रृंखला संयोजकता के बारे में दिया हुआ है कि श्रृंखला संयोजकता कारण परमाणुओं की श्रृंखलाओं के कारण परमाणुओं के आपस में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। फिर आपका क्या सूत्र के माध्यम से यानी उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ बताया जा रहा है, तैयार करके आपको रख लेना है। जैसे आपको उदाहरण के देकर आपको समझाया, जैसे आपका C4H10 है। ओके, तो आपका ये ब्यूटेन है आपका यहाँ, तो यहाँ इसकी श्रृंखला संयोजकता 2 प्रकार से बन रही है। उत्पन्न किस प्रकार से होती है, ये आपके कारण परमाणु के आपस में क्या अलग अलग तरीके से जुड़ने के कारण ये उत्पन्न होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 प्रकार से बन रहा है। एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, देखिए यहाँ सिंपल सीधा बना हुआ है, एक आइसो ब्यूटेन है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बर्फ जल से हल्की होती है क्यों। देखिए बर्फ जली से बन के मिलकर बनी है, फिर भी क्या है जो बर्फ होती है हल्की होती है, क्यों होती है, तो उसकी इस प्रकार से संरचना होती है। तो इसमें क्या है, बीच में जो बर्फ में आपने देखा होगा बीच में क्या है गैस के रहती है। ओके, इसलिए क्या है वो बर्फ से जल से आपकी हल्की होती है। तो हम जानते हैं कि पिघलने पर सभी ठोस पिंडों का घनत्व तो क्या कम हो जाता है, परंतु बर्फ इसका बाद है। हाँ, कम जानते हैं कि देखिए ठोस वस्तु होगी तो उसका घनत्व तो ज्यादा होगा। आपको पिघलने पर घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम जानते हैं कि पिघलने पर सभी जो ठोस पिंड है उसका घनत्व कम हो जाता है, परंतु इसका अपवाद है, जो बर्फ है वो अपवाद है। क्यों अपवाद है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी हो जाएगी और पानी घनत्व तो क्या हो जाएगा, पानी घनत्व अधिक हो जाता है। तो बर्फ के क्रिस्टल बनते समय बर्फ के अणु में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन 4 चतुष्फलकीय हाइड्रोजन परमाणु से घिर जाता है, जिसके कारण एक खुले पिंजरे जैसी क्या संरचना निर्मित हो जाती है, जिसमें चारों ओर काफी खुला स्थान रह जाता है। इससे क्या है बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है और यह क्या है पानी से हल्की होने के कारण उसमें क्या है तैरने लगती है। नेक्स्ट हमारा कॉल्वे अभिक्रिया, ये भी आप क्या क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे। कॉल्वे अभिक्रिया क्या है, आपका रासायनिक समीकरण पूछा जा रहा है। सिंपल एक बार आपको पढ़ लेना है कि कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन पर हाइड्रोकार्बन देते हैं। ये आपका बी कार्बोक्सिलीकरण भी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपका दिया तैयार कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेड़िक प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, साथ ही इनमें क्या आपको अंतर भी तैयार करना है। ये पेड़िक प्रभाव एक आपका स्थायी प्रभाव होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है वो आपका अस्थायी प्रभाव है। जो आपका पेड़िक प्रभाव है यह है सिग्मा बंध युक्त क्या अणुओं में देखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाई बंध युक्त अणुओं में देखा जाता है। पेड़िक प्रभाव यह कार्बन श्रृंखला पर विद्युत ऋण समूह आ जाने के कारण उत्पन्न होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव यह द्वि आबंध तथा त्रि आबंध युक्त कार्बनिक अणुओं में देखा जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको विद्युत संयोजी सहसंयोजी यौगिक में अंतर, कम इंपॉर्टेंट लेकिन इससे भी आपको क्या तैयार करके रखना है, बिल्कुल सिंपल भी दिया हुआ है। जैसे विद्युत संयोजी यौगिक में क्या होता है, ये अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। विद्युत जो सहसंयोजी आपके यौगिक हैं ये जल में विलय होते हैं, जबकि सहसंयोजी आपके जल में विलय आपके नहीं होते, यानी अविलय होते हैं। और ये जल में क्या आयनित हो जाते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या है, जल में आयनित नहीं होते, सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में आपको 3 अंतर बताना है। तो ये आपका दिया, जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं वो गंधहीन होते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक आपका एक विशेष गंध होती है। एलिफैटिक यौगिक बिना धुएं के क्या ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफैटिक यौगिक में क्या होता है, योग क्रिया अभिक्रिया सफलतापूर्वक प्रदर्शित होती है, जबकि इसमें योग क्रिया क्या है सफलतापूर्वक प्रदर्शित नहीं होती एरोमेटिक यौगिक में। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इस बार से क्वेश्चन आपका प्रीवियस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको यौगिक दिया जाएगा। ओके, इसमें आयनों में तारांकित परमाणु की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी पड़ती है। जैसे मतलब स्टार बना हुआ है उसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेम वही है। ओके, जो भी जिसको भी आपको जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बस उसको आपको एक्स मान लेना है, बाकी की उससे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, फिर हम क्या है इसको इस बार से रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं पहले वाले में ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, यानी आपके क्या है इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके नाइट्रोजन की सबके पहले देखिए कितने परमाणु हैं। तो नाइट्रोजन के आपके 2 हैं, आपके हाइड्रोजन कितने हो जाए 4 और 2 गुणा हो गए 4 दूनी 8 है। ओके, आपका ऐसे की सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन आपके 4 अणु है, इस प्रकार से हो जाता है। हमें निकालना किसका है, स्टार किस में बना है, एन में बना है। ओके, तो सिंपल ना होकर जिसमें पहले बताया, इसमें आपको पहले क्या है SO4 से निकाला गया है आपकी ऑक्सीकरण संख्या, इसमें एस की। ओके, क्योंकि हम एस की पता नहीं है, सबकी चाहिए पड़ेगा, लेकिन एस की नहीं पता तो पहले एस की निकाली गई है। ओके, तो सल्फर की हमने निकाली, इसके बाद हम निकालेंगे क्योंकि हमें सल्फर की पता चल गई, अब हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब वहाँ एक्स मान लिया था वही इसलिए है, वाई मान लिया गया है, आपको नाइट्रोजन को निकाला गया है, तो हमारी -3 निकल के आती है। इसी बार से अब यहाँ में क्या है स्मॉल आपका मतलब Mn है। ओके, तो Mn की निकाली है, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या x निकाली है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है जिसकी निकाली Mn की निकाली x लिख लिया है। ऑक्सीजन हमारा कितना होता है ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, कितने अणु है 4 अणु है। ओके, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपका, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब यह माइनस लगा हुआ है यानी -1 आपका हो जाएगा, जितना चार्ज जाएगा वो आपका रहने वाला है यहाँ। और इस प्रकार से हमारे क्या 7 निकल कर आती है। सेम इस प्रकार से ये किया गया है। और इसी बार से हम ये पूरे सेम यही क्वेश्चन है, जरूर सीख लीजिएगा अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या किस बार से निकालनी पूरा आपको दिया हुआ है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस में आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक की संरचना आपको सूत्र बताना है, जैसे बेंजील्डिहाइड की, तो बेंजील्डिहाइड। ओके, मतलब बेंजीन धन एल्डिहाइड, यानी बेंजीन का क्या C6H6 होता है, एल्डिहाइड लेकिन CH समूह लगा देना तो आपका एल्डिहाइड, तो बेंजील्डिहाइड का ये फॉर्मूला होता है। एसीटोन का आपका क्या होता है CH3O, CH2 का होल ट्वाइस होता है C होता है। एथाइल एसीटो फिर आपका एसीटेट का बनाना है तो एसीटेट का ये आपका दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका राजी आसमान की जो विधि है इसका आपको नामांकित चित्र एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, प्रवाही आसमान विधि होती है। ओके, इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है और उसका डायग्राम भी आपको सीख लेना है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको डैनियल सेल का नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको देख लेना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जो 3 अंक वाले महत्व प्रश्न थे मैंने आपको कवर कराने का प्रयास किया है, और भी होंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इतना जो बताया तैयार करके रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको 4 अंक वाले वस्तुनिष्ठ आपको क्या कवर करा दूंगा। इससे पहले दोस्तों 2 अंक वाले महत्व प्रश्न बता रहे हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो को पिन कमेंट में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।